बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ किफ़ायत हुसैन और मैं द न्यू लाइफ रिहैब साइकियाट्रिक सेंटर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। हमारे साथ मौजूद है मिस सुमेरा भट्टी, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट है और हम आपके लिए बहुत ही मुफीद मालूमात हर वीडियो में लेकर आते हैं, जिसमें ड्रग अवेयरनेस और ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक अहम टॉपिक में, जो कि ख़वातीन के हवाले से। वो ख़वातीन जो कि नशे का शिकार हो रही है और वो ख़वातीन जो ख़ास तौर पे पेन किलर इंजेक्शन का शिकार है और वो ख़वातीन जो कि आइस के नशे का शिकार है। पाकिस्तान में बल्कि इस टाइम हाँ, जो रेशो है वो बहुत बढ़ता हुआ जो रेशो है वो ख़वातीन में आइस के नशे का जो रुझान है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें वो ख़वातीन जो कि नेलवेर इंजेक्शन, जो कि ग्रेविनेट और सोसिगात इसमें भी नशे का शिकार हुए। तो हम इस पे आज डिटेल से बात करेंगे कि कैसे ख़वातीन नशे का शिकार हो रही है और इसके लिए ट्रीटमेंट का क्या सहूलियात है, और हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है? बिल्कुल। अच्छा बताइए कि आजकल जो ख़वातीन है वो किन नशों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, और ख़ास तौर पे आपके द न्यू लाइफ में, चूँकि रिहैबिलिटेशन सेंटर है आपका, एक फीमेल का सेटअप है जो कि आप खुद रन कर रही है। तो किन ड्रग एडिक्शन के साथ पेशेंट्स आ जो फीमेल पेशेंट है, ख़वातीन हैं, उनका रेशियो जो है ड्रग एडिक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो वो बाकी मेल के जो रेशियो से बहुत कम है। आप जहाँ बात आपने की है कि उसमें कौन से ड्रग्स ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उसमें फीमेल की एडिक्शन मोस्टली पेन किलर जो अद्वियात है, जैसे स्पूनावर अद्वियात हैं, स्लीपिंग पिल हैं, सोने वाली जो दवाइयाँ हैं, इसके साथ-साथ जो उनके पेन किलर इंजेक्शन है, इसकी एडिक्शन के साथ हमारे पास पेशेंट्स आए होते हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ भी आ रहे होते हैं। अभी देखा गया है कि रिसेंट ईयर्स में जो है आइस इसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो रुझान बढ़ता जा रहा है अमंग यंग गर्ल्स जो टीनेजर हैं या 20s में है, 30s में है। तो वो आइस की एडिक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है और इसके कहीं न कहीं रीज़न भी मेल है। लाइक उनके जो पार्टनर्स हैं, जैसे शौहर है, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से पार्टीज़ आजकल सोशल मीडिया पे इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे जो चीज़ें देखते हैं कि पार्टीज़ की तरफ और इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, वो आइस में और जो बाकी एडल्ट जो फीमेल हैं, वो पेट इंजेक्शंस और ये पीपीज़ वगैरह की नशे में मुब्तला हुए हैं। अगर वो ख़वातीन जो कि आपके यहाँ रिपोर्ट हो रही है, तो वो आपको डेफ़िनेटली उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई होगी, किससे वो इंजेक्शन की लत का शिकार हो जाती है या उस लत में लग जाती है या उनकी आदत बन जाती है? अच्छा, यहाँ पे जो है फीमेल का रिक्रिएशनल से कहीं ज़्यादा जो है वो एक तरह का कॉपिंग मैकेनिज़्म उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ कि हमारे मुआशरे में जैसे फीमेल के डोमेस्टिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। तो वो कहीं किसी वजह से किसी डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर दिया है, पेन किलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, उनको वक़्ती तौर पे सुकून मिलता है, तो वही चीज़ को वो फिर स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, अपने ज़हनी सुकून के लिए उस चीज़ को अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं और उनको भी अंदाज़ा नहीं होता कि देखते ही देखते वो एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, वो कब जो है वो इसकी लत में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा जो फीमेल का जो रीज़न है नशे की तरफ आने के, जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, साथ में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। क्या हमें जो हमारे फिज़िशियंस हैं जब वो ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनको प्रॉपर ये भी बताएँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते, जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसके मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकती हो। अगर आपको प्रॉब्लम जो है उसको हल नहीं हुआ है, जो भी मसले के साथ आप डॉक्टर के पास गए, आप उनको फ़ॉलो-अप पे दोबारा बता सकते हैं। लेकिन खुद से जो है वो आप सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। इसके अलावा आपको पता है फीमेल का मेल से इस तरह भी डिफरेंस है कि उनका एक एक तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है, दूसरा हार्मोनल चेंजिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे पीएमएस है या बच्चे की पैदाइश के बाद जो है पार्टम डिप्रेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन चली जाती हैं। फिर वो इमोशनल भी ज़्यादा होती हैं, वो इमोशनल पेन को उस तरह हैंडल नहीं कर पाती। उनके जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो डिफरेंटली बना है, इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। फिर आप देखो कि माशरे में उन पे दबाव भी ज़्यादा होता है, उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं। फिर ये कि सम टाइम ये कि शुरू में जो है वो इनका ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया जाता, अवॉइड भी किया जाता है और वो एडिक्शन बढ़ते-बढ़ते बहुत सीवियर किस्म
सीवियर लेवल तक पहुँच जाती है। उसके पीछे रीज़न्स ये होती हैं कि उनकी फैमिली का इश्यू है, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, घर के कामों को लेके या वैसे ओवरऑल जो है वो माशरती दबाव ये होता है कि यार एक बंदा जो है वो नशे का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? तो शर्मिंदगी के डर से वो लोग इलाज की तरफ भी नहीं आते। सो इस वज़ह से एडिक्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही होती है। ख़वातीन में हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी देखा है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे कि हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर 3 मेल के लिए है और 1 फीमेल के लिए है। तो इसमें हमने भी यही देखा है रेशो के इंजेक्टेबल जो कि इंजेक्शन पेन किलर इंजेक्शन है, इसकी पेशेंट ज़्यादा हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे वो जानबूझ के इसकी एडिक्शन में नहीं मुब्तला होते, और ये हादसा-तन होते हैं या किसी मेडिकल डॉक्टर्स का जब एडवाइस रहते हैं, तो उसके विदाउट जो है ना प्रिस्क्रिप्शन जब आप ड्रग्स परचेज करते हैं और आपको सुकून मिलता है। और शुरू में मैं ये समझता हूँ कि खवातीन को ये पता भी नहीं होता कि इसकी भी कोई एडिक्शन होगी या इसका कोई हम आदी होंगे या कोई इसका हमें कोई नुकसान होगा। लेकिन ये कि जब वक्त के साथ साथ जब उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते कि वो जैसे कि खातून ने मुझे अपनी हिस्ट्री बताई कि मैं हर टाइम यही सोचती हूँ कि मेरे घर से जो मेहमान हैं वो कब जाएंगे और मैं इंजेक्शन लगाऊंगी। ठीक है। देखिए ये तो एडिक्शन का लेवल है ना। अब वो टाइम आ गया जिसका तो उनकी आपने बात की है कि उनको एडिक्शन हो चुकी है, जी। कि उनको सुकून मिल रहा है। अब ब्रेन का कहीं पेन मैनेजमेंट से कहीं ज़्यादा ये चीज़ है कि अब ज़रूरत पूरी हुई है। मुझे बस मिल रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है, वो जो नींद में जा रही है, यूफ़ोरिक उसके इंतज़ार नहीं होते, ये एडिक्शन है। अच्छा, उससे पहले जो है वो यही करती है कि क्योंकि हमारे फिज़िशियन की भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको प्रॉपर साइको एजुकेट करें। अब उनको वे आउट लगता है कि टेंशन है तो बस इंजेक्शन लगाएँ और सुकून मिल जाएगा, तो इट्स अ वे आउट और एस्केप है। उन ख़वातीन के लिए आप क्या मशवरा देंगी जो कि अभी इनिशियली स्टेज पे है या वो उनका शुरुआत है इस नशे के साथ, लेकिन उनको इसकी एडिक्शन और इनके नुकसानात के बारे में नहीं पता, और अगर ये हमारी वीडियो वो देख रहे हैं, तो आप क्या समझती है कि वो इस लत से कैसे छुटकारा हासिल कर सकती है और वो इससे निजात हासिल कर सकती है? अच्छा, पहली ज़रूरी चीज़ जो है अगर कोई हमारी ये वीडियो देख रहा है तो उसमें ये मैं उनसे कहूँगी कि सबसे पहली चीज़ कि आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। ना अपनी मर्ज़ी से आप डोज़ को बढ़ाएँ, ना अपनी मर्ज़ी से कम करें, ना अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई। आपने अक्सर सुना होगा ना, लोग कहते हैं अच्छा तुम्हारे सर में दर्द है ये पैराडोल ले लो, तुम्हें पेट में दर्द है ये चीज़ ले लो। आप सेल्फ मेडिकेशन पे मत जाएँ, क्योंकि हो सकता है जो आपको फिज़िकल सिम्पटम्स आ रहे हैं वो किसी एंग्ज़ायटी की वज़ह से हों, किसी दबाव की वज़ह से हों, तो वो जो है आप वहीं पे उसको स्टॉप कर दें। और जहाँ आपको लगे कि अब आपको उस दवाई की ज़रूरत महसूस होना शुरू हो जाए, तो समझिए ये अलार्मिंग एक सिचुएशन है या अलार्म है आपको बताने के लिए कि अब आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हो, अब्यूज़ की तरफ जा रहे हो सकता है आपको उसकी लत लग जाए, तो वहाँ फिर आपको किसी भी माहिर नफ्सियात से या डॉक्टर के साथ या अपने किसी भी करीबी दोस्त के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आप यूज़र से फिर अब्यूज़र बन जाए और अब्यूज़र से फिर आप एडिक्शन में चले जाए। जब आप एडिक्शन में जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो बेहतर यही है कि राइट टाइम पे जो आप डिसीज़न लें, आप किसी से बात करें, डॉक्टर से मिलें, उन्हें कहें क्या मुझे इसकी वैसे तलब महसूस होती है, तो उसके लिए फिर आप घर रह के कुछ स्टेप्स को फ़ॉलो करके, कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजिंग्स करके इस चीज़ से निकल सकते हैं। इसके लिए हमारी वीडियो में भी हम ये बात आगे शेयर करेंगे कि कैसे हम इससे निकल सकते हैं। दूसरा ये कि आप किसी भी करीबी माहिर नफ्सियात के पास जाएँगे तो वो आपको कुछ स्टेप्स बताते हैं। आप उनको फ़ॉलो करके घर पे ही इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अगर आप एडिक्ट नहीं हैं। बिल्कुल। वो ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा क्रोनिक एडिक्शन में मुब्तला हो जाती, तो उनकी जो इलाज का जो तरीक़ाकार है, आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि ऐसी ख़वातीन जो कि रोज़ाना डेली बेसिस पे या रोज़ाना बेसिस पे वो 5 से 10 इंजेक्शन या वो डेली बेसिस पे 1 इंजेक्शन भी यूज़ करती, तो वो एडिक्शन है उनको, और उनको कितनी देर मतलब ट्रीटमेंट रिकमेंडेड ट्रीटमेंट होता है ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए? अच्छा, इसमें लेवल्स होते हैं एडिक्शन के, जैसे मैंने आपसे कहा कि डिपेंडेंसी है, यूज़र है, फिर उसके बाद एडिक्शन है। अब सबसे पहली चीज़ अगर एक इंजेक्शन है, वो लगा रही हैं, अब ये भी देखना है कि दिन में 1 लगा रही हैं, 2 लगा रही हैं, क्या लगा रही हैं। ये इसके लिए आपका 1 ईयर का क्राइटेरिया होता है। अगर एक पर्सन 1 साल से किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, उसके साथ-साथ डिसफंक्शनिंग है, यानी कि वो इंजेक्शन के ऊपर ही है, उसको ये है कि कैसे काम खत्म हो या किस तरह मुझे इंजेक्शन लगाना है, उसकी सिर्फ़ सोच उसके इर्द-गिर्द घूमेगी। बाकी वो कुछ भी नहीं कर पा रही, ना घर के कामों में उसकी तवज्जो वो उसको दे पा रही है। अगर कोई जॉब गोइंग है, तो वो जॉब नहीं कर पा रही, उसमें मुश्किल हो रही है। बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रही। मतलब कोई जो उनके रिलेशनशिप है उसको अच्छे से नहीं लेके चल पा रही, तो इसका मतलब है डिसफंक्शनिंग होगी, अभी एडिक्शन है। चाहे क्वांटिटी कितनी भी है,
क्योंकि हर इंसान की क्वांटिटी या टॉलरेंस जो ब्रेन में डेवलप होता है वो सेम नहीं होता। सबकी अपनी-अपनी एक डोज़ेज होती है। हमने डिसफंक्शनिंग को देखना है कि उसकी वज़ह से कितने मामलात ख़राब हो रहे हैं। अगर ख़राब हो रहे हैं तो फिर आपने ये है कि खुद से ट्राई भी नहीं करना। अगर एक इंसान 10 इंजेक्शन लगा रहा है, 5 लगा रहा है, 3 लगा रहा है, तो ज़ाहिर है आप उसको विदाउट मेडिकल असिस्टेंस या हेल्प के खुद से छोड़ नहीं सकते, वो रिस्की हो सकता है। फिर ये होता है कि आप डिसाइड करते हो, जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना है, तो वो डिसाइड करते हैं कि आपको अब आउटडोर ट्रीटमेंट चाहिए या इनडोर ट्रीटमेंट चाहिए। अब आउटडोर में क्या होगा कि आपको अगर मेडिसिन की ज़रूरत है, तो साइकियाट्रिस्ट उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ में माहिर नफ्सियात के साथ उनके सेशंस होते हैं, उनको गाइड करते हैं, एक्टिविटी शेड्यूल बना के देते हैं। उनको बताते हैं कि घर में रहते हुए आपको अपनी तलब को कैसे कंट्रोल करना है, अपने लाइफ़स्टाइल को कैसे चेंज करना है, ताकि आप घर पे रहते हुए इस चीज़ से निकल जाएँ। अगर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे बहुत सीवियर एडिक्शन है, फिर एडमिशन की ज़रूरत होती है। फिर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, वहाँ उनकी एक्सटेंसिव केयर होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप ये होगा कि उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी, मेडिसिन के ज़रिए उनको डिटॉक्सिफ़ाई किया जाएगा, उस नशे से हटाया जाएगा, ताकि सीवियर किस्म के या कुछ खतरनाक किस्म के विथड्रॉल सिम्पटम्स ना हो, बड़े सेफ जो है वो मेथड से उनको डिटॉक्सिफाई किया जाए। फिर उनको रिकवरी की तरफ लेके जाया होता है, जिसको हम इंडोर फैसिलिटी कहते हैं, जैसे कि रिहैबिलिटेशन है, जिसमें उनके माहिर नफ्सियात के साथ सेशंस होते हैं। फिर उनकी पूरी एक दिन की रूटीन होती है, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी होती हैं, माहिर नफ्सियात के साथ बातचीत करना, फिर उनकी न्यूट्रिशन इस पे फोकस किया जाता है। उनकी जो जितने भी ट्रॉमास हैं, ट्रॉमा होते हैं, कोई रीज़न होती है, उसकी ट्रॉमा थेरेपी, सीबीटी, ये सब जो है थेरेपी मिल के फिर हम जो है वो उनको रिहैबिलिटेट करते हैं, ताकि वो रिकवरी में आएँ और दोबारा जो है वो मुआशरे में जाके एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकें। इसमें मतलब जो ड्यूरेशन की हम बात करें कि मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो क्या होती है और मैक्सिमम कितनी ड्यूरेशन लग सकती है एक इंजेक्टेबल जो कि आईवी एडिक्शन चाहे मेल हो या फीमेल हो? अच्छा, इसमें प्रोग्राम जो होता है ना, प्रोग्राम जो रिहैबिलिटेशन की हम बात करते हैं, वो तो 120 डेज़ का होता है। इसमें 1 मंथ डिटॉक्सिफिकेशन का होता है, और बाकी आपको जो हम थेरेपी वर्क कराते हैं या इन चीज़ों में जितनी भी, लाइक आप कह सकते हो कि एक तरह की उनकी इमोशनल और मेंटल हीलिंग होती है। जो भी स्कार्स रहे हैं, जो भी ट्रॉमास रहे हैं, नशे से कैसे निकलना है, इमोशनली खुद को कैसे रेगुलेट करना है, किस तरह जज़्बाती तौर पे आगे लेकर जाना है, अपने आप को अच्छे से हैंडल करना है। इसमें हम बात करते हैं, सब टाइम ये होता है कि प्रॉब्लम बहुत सीवियर होता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी डोज़ ले रहे थे, उसको छोड़ने के बाद आपकी कितनी खराबी हो चुकी है, यानी कि आपने क्राइसिस कितने ज़्यादा डैमेज कितना किया है, तो वो दौरानिया डिफरेंट भी हो सकता है। तो आइडियल टाइम 4 मंथ्स का होता है, लेकिन 6 मंथ तक भी हो सकता है। इवन कि 6 मंथ के बाद भी अगर आपको ज़रूरत हो, तो हम आउटडोर बेसिस पे भी पेशेंट को भेज देते हैं कि जितना उसको वो मैनेजेबल। बहुत सी ख़वातीन मैंने देखा है कि पिछले कोई 15 साल से जो सिर्फ़ हमारे जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो रिपोर्ट हो रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि आई इंजेक्टेबल जो है ना वो कोई 30% तो मैं देख रहा हूँ कि वो हर वो ख़वातीन जो कि मतलब पूरी फैमिली में जो है ना उनको शुरू में पता भी नहीं होता और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी फैमिली में मतलब बता देती है, तो वो इसकी आदी हो जाती है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि बर-वक़्त जो है ना अगर आप शुरू में ही किसी बड़े को या किसी हस्बैंड को या किसी भी घर के फ़र्द को अगर आप डिस्कस करते हैं कि इस चीज़ की मुझे आदत हो गई है या लत लग गई है, इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकती हूँ? तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में जैसे कि हम एक बड़ा अच्छा जो हमारा जो प्रोसेस है, जो हमने देखा है कि जितनी भी ख़वातीन हमारे पास आती है अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहे मेल है या फीमेल है और वो कितने मसी अरसे से वो इंजेक्टेबल में एडिक्ट है या इंजेक्शन के एडिक्शन में मुब्तला है, हम कभी भी उनको आईवी इंजेक्शन नहीं लगाते। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ओरल मेडिकेशन के थ्रू उनका जो ट्रीटमेंट है बड़ा पुरसकून सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट होता है और एक पेन फ्री डिटॉक्स होता है। बहुत सी खवातीन हमारे ट्रीटमेंट से इवन के बाहर से भी जो खवातीन आती है हमारे पास, तो वो बड़ी सेटिस्फाई होती है कि आपका जो ट्रीटमेंट मेथड है वो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का है। डेफ़िनिटली जब आप एविडेंस बेस्ड जो ट्रीटमेंट देंगे, मतलब आप देखिए सोशल मीडिया का दौर है, साधारण सबको पता है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है, कौन-सा इलाज जो है वो मौसर है। तो उसी हवाले से हमारा जो तरीकाकार है वो एविडेंस बेस्ड है, सो लोग रिलाय करते हैं। अभी सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है पाकिस्तान में वो ये कि रिलायबल रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। मेल के लिए तो बहुत ज़्यादा है, कि फीमेल के लिए ना होने के बराबर है। तो रिलायबल और काबिल यकीन रिहैबिलिटेशन सेंटर का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें 2 भी यकीन कर सकते हैं। अब स्पेशली क्या होता है हमारे यहाँ, जो फैमिलीज़ होती हैं उनके कंसर्न क्या है कि हम किस रिहैब में भेजें अपनी बच्ची को, वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी को मेक श्योर करेंगे
कि ऐसा ना हो कि हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं चली जाए। फिर वहाँ क्या फीमेल को उसकी प्राइवेसी का क्या रखा जाता है, कि नहीं रखा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि हमने जो है इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया कि एक फीमेल का ट्रीटमेंट मेल के ट्रीटमेंट के जैसा हो नहीं सकता। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इंश्योर करनी पड़ती हैं, जैसे प्राइवेसी है, उनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, फिर उनकी थेरेपी भी डिफरेंट तरीके से होती है, और वहाँ का जो स्टाफ है उनका फीमेल होना और उनके साथ उनका कंफर्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने भी अपना रिहैबिलिटेशन सेंटर डिज़ाइन किया है, ताकि हम मैक्सिमम जितना हो सके हमारे पाकिस्तान में जो ख़वातीन इस चीज़ से गुज़र रही हैं, उनको तो फैसिलिटेट कर सकें। चीज़ में मैं ये समझता हूँ कि ऐसी ख़वातीन जो कि आजकल सेल्फ जो मेडिकेशन है जिसमें स्लीपिंग पिल्स का वो बेदरेग इस्तेमाल खुद से जो है ना वो नींद की दवाइयों का इस्तेमाल और वो मतलब अगर आप कह रहे हैं कि उन डॉक्टर्स ने रिकमेंड भी लिखी होती और वो खुद से जो है ना वो जी डिप्रेशन है तो आपने नींद की दवाई लेनी है और बस सो जाना है और सोते रहना है और फिर इस तरह नींद की जो दवाइयों की लत लग जाती है या डिप्रेशन की जो दवाइयाँ एंटीसाइकोटिक की दवाइयों की लत भी लग जाती है और वो सेल्फ मेडिकेशन करती है। तो जो वो ख़वातीन जो कि स्लीपिंग पिल्स का शिकार है, उनके लिए जो ट्रीटमेंट मेथड है या उनके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, वो कितने टाइम का होना चाहिए और अगर कोई यूज़र है तो उनको कैसे वो क्विट कर सकते हैं? सेल्फ मेडिकेशन ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और दूसरा जो यहाँ पे मैं एक बात करूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकती है। अब हमारे क्या होता है कि एक बच्चा है जिसका बचपन में कोई ट्रॉमा रहा है, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी परेशानी, वो 20-30 साल तक उसको परेशान करता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अगर सही वक्त में किसी माहिर नफ्सियात से दिखा लिया होता है या उसके साथ बैठ कर बात कर लो, आपको कोई सीरियस वरी है, कोई परेशानी है, उसको डिस्कस कर लो, तो ये प्रॉब्लम फिर आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अब ये है कि हमारा क्योंकि पिल कल्चर है, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मेडिसिन देते हैं, वो ले लेंगे, बट हम थेरेपी में थोड़ा-सा वो उस चीज़ को इतना अंडरस्टैंड नहीं करते। हालाँकि थेरेपी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप किसी करीबी दोस्त से भी मिल के बात कर लेते हो, जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, तो बेटर फील करते हो। तो जहाँ आपको लगे कोई प्रॉब्लम है, वहाँ सबसे पहले जो आपने काम करना है, वो या तो अपने किसी दोस्त से बात करो, किसी फैमिली मेंबर से बात करो, और दूसरे नंबर पे किसी करीबी माहिर नफ्सियात से बात करो। उसमें क्या है कि बर वक़्त आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। अब यहाँ आपने एक बात की कि डिप्रेशन की मेडिसिन या एंटीसाइकोटिक या इन चीज़ों की एडिक्शन तो नहीं होती, लेकिन जो स्लीपिंग पिल्स हैं इनकी एडिक्शन डेफ़िनेटली होती है, कुछ एंग्ज़ायटी की टैबलेट्स होती है या वो, लेकिन वो होता तभी है जब आपका प्रॉब्लम हो सकता है कम हो, लेकिन आप डोज़ ज़्यादा ले रहे हो उसको नम करने के लिए। इसलिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है कि आप खुद से वो चीज़ें ना करो। वो जो प्रिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम आपके साथ है, तो फिर आपको ये सब मसाइल नहीं होंगे। अब नींद की मेडिसिन की जो आपने बात की, तो नींद एकदम खराब नींद थी। हो सकता है आपको एक दिन नींद नहीं आई, वो नॉर्मल है। नेक्स्ट डे आपको नींद आ जाएगी। अगर आपको 1 हफ्ता भी स्लीप का प्रॉब्लम है, तो आप कुछ स्लीप हाइजीन पे काम कर सकते हैं। अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। एकदम से स्लीपिंग पिल्स पे जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये मैं बात ये कर रही हूँ कि अगर आपको सिर्फ़ नींद का इश्यू है। अब जो नींद का प्रॉब्लम होता है ना, वो उसके पीछे और भी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है आपको ओवरथिंकिंग हो रही हो सकता है कोई अचानक से टेंशन आ गई है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो सकता है मिनिमम एंग्ज़ायटी हो या सैडनेस हो। उस वजह से एक तो आपका स्लीप प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका हल और भी है। हम सोने के तरीकों में बात करते हैं कि आप अपनी नेचुरली स्लीप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर उससे बात हो सकती है, तो फिर आप स्लीपिंग पिल पे नहीं जाएँगे। अब जब आप स्लीपिंग पिल्स पे जाते हैं और एक टाइम में बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो नेचुरल स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आप खुद से उसको छोड़ भी नहीं सकते। अब आपकी डोज़ भी बढ़ती जाती है। डोज़ बढ़ती जाती है, ब्रेन में टॉलरेंस का ज़्यादा होता जाता है और नींद कम होती जाती है। अब आप पहले आप 1 टैबलेट ले रहे थे, आपको नींद आ रही थी। अब 2 से भी नहीं आ रही, 3 से भी ले रही, इवन कि 10-10 टैबलेट लेने से भी कभी-कभी इतने सीवियर केसेज़ होते हैं। और वहाँ जब आप खुद से छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको सीज़र्स और इस तरह विथड्रॉल सिम्पटम्स का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि खुद से कभी भी कुछ नहीं करें, प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, उनकी हेल्प आप अगर अगर कोई कोई जो है ना ख़वातीन जो कि स्लीपिंग पिल्स का शिकार है, तो उससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकती है? स्लीपिंग पिल्स की एडिक्शन जो है उसके लिए ज़रूरी है, आपने पहले देखना कि डिस्फंक्शन कितनी है, नींद कितनी डिस्टर्ब है। उसके बाद आप खुद से मैनेज करने की कोशिश तो करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैनेज नहीं हो रहा, वैसे कुछ टिप्स हैं, एक्सरसाइज कर ली आपने, आपने कोई सूदिंग टेक्निक इस्तेमाल कर ली, कोई इस तरह की थेरेपी दे दी, फिर भी आपको उसका
मतलब हल नहीं मिल रहा, तो आप माहिर साहब के पास आइए। माहिर साहब इसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं और साइकियाट्रिस्ट होते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट से अपने एक सेशन, एक अपॉइंटमेंट बुक कराएँ, उनके साथ बैठे बात करें। फिर वो आपको बताएगा कि अभी आपको स्लीप हाइजीन से ही हम बेहतर कर सकते हैं, या आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, या आपको साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना है। जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो फिर आपको अपने तरीके से जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसके आपको एडिक्शन भी नहीं होती और बड़े सेफ मेथड से आप उस चीज़ से निकल आते हैं। साथ-साथ उनको साइकोथेरेपी पे काम किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई स्ट्रेसेस है, उसको भी देखा जाए, फैमिली की काउंसलिंग की जाती है, उनको रिलैप्स से बचाने के लिए एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। इनका भी वैसे ही होता है जैसे कोई रिक्रिएशनल ड्रग की एडिक्शन हो तो हम रिहैबिलिटेट करते हैं, इंडोर ट्रीटमेंट होता है या आउटडोर बेसिस पे होता है, ये वही तरीकाकार होता है। जितनी भी एडिक्शंस होती हैं उसके लिए प्रोटोकॉल्स वही होते हैं कि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी, फिर आपकी प्राइमरी केयर होगी जिसमें काउंसलिंग है, ग्रुप काउंसलिंग है, इंडिविजुअल काउंसलिंग है और साथ-साथ फैमिली थेरेपी है, और फिर मेन जो हमारा फोकस होता है वो लाइफ़स्टाइल चेंजिंग्स होता है कि ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी तब्दीलियाँ आप ला के अपने आप को नशे से या किसी भी किस्म के एडिक्शन से दूर कर सकता है। फीमेल का अक्सर हमने देखा है कि जो रिकवरी रेशो है वो बहुत अच्छा है। तो इसकी क्या वजह है? और वाक़ई ये जो फीमेल है जो भी जो एडिक्शन में मुब्तला होती है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है, आफ्टर ट्रीटमेंट जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी होती है और रिलैप्स के केसेस बहुत कम होते हैं। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ठीक है। एक तो ये क्योंकि फीमेल को ट्रीटमेंट की अपॉर्च्युनिटी कम मिलती है। अब ये है कि इसमें जो पेशेंट एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं उसमें 68% मेल है और बाकी जो 20% है वो फीमेल है। मतलब वो डिप्राइव हो जाती है ट्रीटमेंट से। लेकिन अगर उनका ट्रीटमेंट होता है तो उनके रिलैप्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। इनकी रिकवरी बहुत अच्छी रहती है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इनकी अवेलेबिलिटी कम है। जो मेल होते हैं वो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, या सो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होता। दूसरा ये है कि वो बिज़ी रहते हैं, अपने माइंड को ऑक्यूपाई करना बहुत ज़रूरी होता है। क्रेविंग को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग की, माइंड की भूख को ख़त्म करें, और वो भूख को ख़त्म करने के लिए आपको इसको बिज़ी करना है हेल्दी एक्टिविटीज़ में। तो ये एक डिफ़रेंस है क्योंकि वो खुद को बिज़ी रखती हैं। फिर ये है कि उनका एक ये भी है कि यार इलाज की अपॉर्चुनिटी भी कम है, हमें ट्रीटमेंट कराया है हमने इस पे, और इंस्ट्रक्शंस को बहुत फ़ॉलो करते हैं। मतलब जो आप इंस्ट्रक्शंस उनको देते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं, और वैसे भी फीमेल जो है उनके कुछ इमोशनल ट्रॉमास जो होते हैं उसकी जब मैनेजमेंट हो जाती है, फीमेल को चाहिए ही कि राइट टाइम पे जो इमोशनली अपसेट हैं या उनका डिस्ट्रेस है उसका सॉल्यूशन उनको मिल जाए। जब उनको राइट सॉल्यूशन मिल जाता है वो उसको अप्लाई करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि रिलैप्स उनका नहीं होता। आजकल हमने देखा है कि हमारे पास जैसे जो कि यंग लड़कियां जो कि आइस के नशे में मुब्तला है और वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो कितना सक्सेसफुल होता है? और हाँ, आइस के नशे के बारे में अगर आप ख़वातीन में इसका इसका क्यों ज़्यादा शिकार है? ख़वातीन जो है एक तो पार्टीज़ का बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है, दूसरा परफ़ॉर्मेंस को लेके बहुत उनको होता है। एक तीसरी बड़ी वजह जो है वो ये परफ़ॉर्मेंस में इनके, अगर कोई बच्ची है वो स्कूल है, कॉलेज में है, वहाँ कहीं खुदा ना ख़ास्ता एक्सीडेंटली किसी ने बता दिया कि भई ऐसे ऐसे तुम अपनी परफ़ॉर्मेंस बेहतर कर सकते हो, पेपर्स में हेल्प हो सकती है, 3 दिन तक आप सो नहीं सकते हो, तो वो उसका रीज़न पीयर प्रेशर आप उसको कह सकते हैं। एक और जो बड़ी वजह है वो ये कि आप की अगर लाइफ पार्टनर इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी फीमेल है जिनके हस्बैंड जो है वो आहिस्ता नशा कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, और वो देखते ही देखते उन्होंने वाइफ्स को भी लगाते ही सब माइल कर दिया। ये भी एक रीज़न है। फिर एक और बड़ी वजह जो फीमेल में देखने में आई है, वेट मैनेजमेंट, कि आपका वेट बहुत बढ़ जाता है, वो मेथाम्फेटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आप आइस कहते हैं, तो उनका वेट बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, लेकिन वो अनअवेयर होते हैं कि इसके साथ-साथ साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नॉलेज का ना होना भी एक बड़ी रीज़न है। आइस है क्या और आइस के नुकसानात क्या है और इसका इलाज कैसे मुमकिन? आइस जो है ये एक मेथाम्फेटामिन, ये मैन मेड ड्रग है जो टोटली जो है वो लेबोरेटरी में तैयार होती है, और इन लेबोरेटरी में तैयार होती है जो कि इलीगल तरीके से बनाई गई होती हैं, घर में बनाई गई होती हैं, ऐसे एरियाज में बनाई गई होती हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो केमिकल होता है उसको एम्फेटामिन कहते हैं। एम्फेटामिन को डिफरेंट प्रोसेस में डाल के उसमें एसिड्स और डिफरेंट जो मेडिसिन होती है, जैसे फ्लू की मेडिसिन है, वो एक्सपायर्ड है नहीं है उस चीज़ को भी चेक नहीं किया जाता। बस ये है कि एक रिक्रिएशनल ड्रग क्रिएट करनी है, वो लेबोरेटरीज़ में तैयार होती है, उसका मकसद क्या है, वो स्टिमुलेंट है। ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, यानी कि ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ा देता है। जैसे आपका ब्रेन ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और अलर्ट हो जाता है। और जब अलर्ट होते हैं तो उनको नींद नहीं आती, वो सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा हाई मूड होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ड्राई माउथ, इस तरह की जो है वो एजिटेशन, बहुत ज़्यादा बेचैनी, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब आइस का जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आइस की एडिक्शन की भी वही प्रोसेस है कि इसमें डिटॉक्सिफिकेशन होगी,
सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, जो विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं साइकियाट्रिस्ट उसके मुताबिक उनको दवाइयाँ देते हैं ताकि डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो ठीक हो जाए, और जो स्लीप डिस्टर्बेंस आ गई है उसकी वजह से जो एंग्जायटी, डिप्रेशन, उसको पैरेलली ट्रीट किया जाता है, और साथ-साथ उनको नशे से बचने के तरीके बताए जाते हैं, क्रेविंग को मैच करने के तरीके बताए जाते हैं, और इसमें भी वही चीज़ है कि आप उनको एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक था, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए था जो कि किसी भी किस्म के नशे का शिकार है, जिसमें इंजेक्शन है या स्लीपिंग पिल्स है या आइस है। अगर आप या आपके इर्द-गिर्द कोई भी इस नशे का शिकार है, आप मिस सुमेरा से हेल्प ले सकते हैं, आप इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बड़ी प्राइवेसी के साथ जो है ना, आपको इलाज फ़राहम किया जाएगा और आपका ये एक नई ज़िंदगी की तरफ एक पहला कदम होगा। तो अगर आपके इर्द-गिर्द कोई भी इस मसले का शिकार है या नशे के शिकार है, आप मिस सुमैयात से या द न्यू लाइफ से ज़रूर मदद हासिल करें।